ऑन हो गया। रेडी? सो व्हाट वाज द लास्ट क्लास? कोई कॉपी तो जल्दी दिखाओ भैया। आर्टिकल 17, ठीक। नेक्स्ट, यानी आर्टिकल 17 आई डिस्कस ऑल अबाउट एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। यानी हमारे देश में छुआछूत ये पूरा का पूरा कानूनन अवैध है। किसी से आप अनटचेबिलिटी करें, यहाँ तक कि मान लिया कोई एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम से भी वो यदि पीड़ित है तो आप ये नहीं कह सकते हो कि तुम्हारे बगल में हम नहीं बैठेंगे, ठीक है। उनके साथ भी आपको बैठना होगा, सिंपल सी बात है। अब होता है ये अनटचेबिलिटी तो समझते हैं, छुआछूत। अब डायरेक्ट इसके बाद आर्टिकल 18 में देखते हैं तो इसमें कहता है एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। अब यहाँ समझना होगा, यानी किसी भी प्रकार के जो हमारी टाइटल होती है, आपको ये स्पष्ट कहता है हमारा संविधान का आर्टिकल 18 कि आप किसी प्रकार के हमारा टाइटल को आप रिसीव नहीं करेंगे। जैसे पहले अर्लियर यदि देखेंगे तो अर्लियर हमारे यहाँ कुछ टाइटल्स हुआ करते थे और टाइटल्स दिए जाते थे। जैसे आपने सुना होगा कैसरे हिंद का, सुना है? तो कैसरे हिंद का उपाधि मिलता था। आपने ये भी सुना होगा नाइटहुड की भी उपाधि मिला करता था, याद है? तो ये सारे जो थे, ये सारे उपाधि अंग्रेजों की द्वारा भारत के कुछ लोगों को, जैसे गांधी जी को मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। लेकिन अब आपने देखा होगा कि जब भारत में जालियांवाला बाग हत्याकांड होती है 1919 में, 1919 में, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद ये सभी अवार्ड जो थे दे दिए गए। क्योंकि महात्मा गांधी जब 1915 में भारत आए थे तो उनको कहा गया था कि वो अंग्रेजों के एक सार्जेंट थे, क्योंकि युवाओं को इनकरेज करते थे कि अंग्रेजी सेना में जाओ और भारत के अगेंस्ट, यानी भारत अपने ही लोगों के अगेंस्ट आप हथियार उठाओ। लेकिन जब जालियांवाला बाग हत्याकांड होती है तो देन आफ्टर महात्मा गांधी जी को महसूस होता है कि मैंने जो कदम उठाया था ये बहुत बड़ा गलती उठाया था। और उसके बाद गांधी जी ने सबसे पहले उनको जो मिला था कैसरे हिंद की उपाधि, उन्होंने इसको रिटर्न कर दिया। इज इट क्लियर? तो इस तरह के आप कोई भी आपका से दिज ऑल आर कह सकते हैं फॉरेन, दिज ऑल आर फॉरेन टाइटल्स। तो जो फॉरेन टाइटल्स होते हैं आपको डायरेक्ट कह दिया गया कि आपको किसी भी प्रकार का टाइटल आपको रिसीव नहीं करनी है। लेकिन अब यहाँ पर एक स्पष्ट कर लो, क्योंकि आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न न आ जाए। तो हमारे भारत में जैसे भारत रत्न दिया जाता है ना, जो भारत के सबसे पहला और सबसे सर्वोच्च, ये हमारा ऑनररी अवार्ड है। इसके बाद आपने पद्म विभूषण के नाम सुना होगा, पद्म विभूषण, ठीक है, विभूषण। उसके बाद आपने पद्म भूषण के नाम सुना होगा, और एक होता है पद्म श्री के नाम सुना होगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हैं दिस ऑल आर नोट टाइटल्स, ये सारे जो है भाई टाइटल्स नहीं हैं, क्लियर हुआ? बल्कि ये सारे के सारे हमारा ऑनररी अवार्ड है, याद रहेगा। ऑनररी या कह सकते हैं दिस ऑल आर आवर सिविलियन अवार्ड्स, ये भी याद करना है। ये हमारा सिविलियन अवार्ड्स है, ना कि ये टाइटल है। देयरफॉर यू कैन से दिस ऑल आर नॉट कंसिडर्ड अंडर आर्टिकल 18। ये सारे आर्टिकल 18 में काउंट नहीं किए जाते हैं। मैंने क्लियर हुआ? अब जैसे भारत रत्न हुआ, पद्म विभूषण हुआ, पद्म भूषण हुआ और पद्म श्री हुए, ये सभी की भारत में शुरुआत इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? तो ये सभी की शुरुआत हमारे यहाँ 1954 हुआ, 1954 में हुआ है। और इस तरह से पता है, आप लोग के एग्जाम में पूछता है कि पहला भारत रत्न किसको मिला, तो तीनों जो थे वो दक्षिण भारत के थे, तमिलनाडु के थे। सीवी रमन के नाम सुना है, गोपालाचारी के नाम सुना है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम सुना है ना। ये सारे के सारे कौन सी राज्य से आते हैं? तमिलनाडु से, और तीनों दक्षिण भारत के ही होते हैं, ठीक है। तो पहला 1954 में जो था ये तीनों को दिया गया। अभी करंट पूछा जा सकता है, ठीक है, अभी करंट भी पूछा। जैसे पिछले साल बिहार से कर्पूरी ठाकुर को दिया गया था, याद है? इस साल नहीं बिहार को मिला है, लेकिन पद्म विभूषण में आप देखिएगा तो मिला है। जो छठ के गीत गाती थी अब एक्सपायर कर गई, क्या नाम है, शारदा सिन्हा जी को मिला है। उसके बाद पद्म भूषण किसको मिला है? सुशील कुमार जो थे मोदी जी डिप्यूटी या कैसे वाइस चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, तो उनको भी मिला है। और पद्म श्री जो है इसमें बिहार के 5 लोगों को मिला है, ठीक है। तो
तो ये हमें याद भी करना है, सब करेंट अफेयर का पार्ट है। सो जस्ट यू हैव टू मेंशन ऑल। टाइटल, सर भी एक उपाधि है, पता है? पहले सर भी उपाधि ही दी जाती थी भैया। तो ये हमें माइंड में सेट कर लेना है कि हम विदेश से किसी प्रकार के कोई टाइटल रिसीव नहीं कर सकते, लेकिन हमारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री ये हमारा कोई टाइटल नहीं है। दीज ऑल आर सिविलियन अवार्ड्स, ये हमारा सिविलियन अवार्ड्स है। 18 में एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी आप कोई टाइटल रिसीव नहीं कर सकते, किसके द्वारा? जो भी अंग्रेज देते हैं, यानी गिवन बाय फॉरेनर्स या फॉरेनर टाइटल्स। कुछ एग्जाम्पल मैंने कर दिया है, कैसरे हिंद, नाइटहुड, बचपन से सुने होंगे कि गांधी जी को ये मिला वो मिला। हम भी लिखेंगे, आप भी लिखेंगे। अब हमसे सब समोसा लेगा, कल जो एब्सेंट हुआ है वो सबसे। क्लियर भाई? आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे, और बहुत आसान आसान टॉपिक है, समझते जाना, निकलते जाना है। हाँ बाबू, बहुत अच्छी बात है। ये दिए जाते हैं यदि आप सोसाइटी यानी समाज के लिए कुछ वेलफेयर काम किए हैं, यदि आप आर्ट में कुछ अच्छे काम, आर्ट मतलब कला, खेल भी हमारा कला ही होता है, साइंस के क्षेत्र में अच्छे काम किए हैं, लिटरेचर के क्षेत्र में अच्छे काम किए हैं, पॉलिटिक्स यानी कह सकते हैं कि पब्लिक जो क्षेत्र होता है, सार्वजनिक क्षेत्र में आप अच्छे काम किए हैं, तो आपको सरकार एक इनकरेजमेंट देती है, इनकरेज करती है कि आपको देख करके कुछ लोग और अच्छा करें। जैसे पटना हनुमान मंदिर के जो संस्थापक और हेड रहे IPS कुणाल जी के नाम सुना होगा, है ना? वो पटना के जब SP थे तो मैं भी पता ही होगा कि पहले बच्चे कुछ साइकिल के एक हाथ छोड़ करके एक हाथ से साइकिल चलाते थे, वो आधा हाथ काट देते थे, मतलब साइकिल के हाथ, आदमी के हाथ नहीं, ठीक है? तो बहुत कड़क वाले IPS मारे जाते थे, ठीक है? तो जैसे उन्होंने अब क्या कर रहे हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में देखा जाए तो वो हनुमान ट्रस्ट से, महावीर मंदिर के ट्रस्ट से कैंसर अस्पताल, सभी को लिए कल्याण की काम हो रही है नहीं? इधर देखो आँख अस्पताल इधर ही है, चिड़ैया तड़पुलवा के नीचे। तो ये सारे जो हॉस्पिटल इसके लिए उनको मिला है, तो उनको मिला है पद्म श्री, ये भी कंफर्म हो जाइएगा। शारदा सिन्हा, भारत छोड़िए विदेश तक उनका छठ का गीत पहुंच गया है, और विश्व में भी अब छठ की पूजा होना शुरू हो गई है। क्लियर हुआ? तो इसलिए दिया जा रहा है कि कोई और आगे बिहार की बात करे, लेकिन खेसारी लाल यादव इसे पूरा बर्बादे कर दिया है, ठीक है? तो बहुत सारे जैसे डॉक्टर साहब हैं, क्या नाम है, आरा के हैं, जो इनको इस साल पद्म श्री मिला है, उनको भी। हाँ, डॉक्टर भवेश सुना होगा, ठीक है? वो क्या करते हैं, वो हैं बाई प्रोफेशनली देखा जाए तो है जर्नलिस्ट, पत्रकार, डॉक्टर। वो करते क्या है कि वैसे गरीब बच्चे जिनके जो कह सकते ऑर्फेन हैं, माता पिता नहीं हैं, अनाथ हैं, दिन भर रोड पर प्लास्टिक ये सब चुनते रहते हैं, खास तौर पे वैसे बच्चे जो डिप्राइव्ड क्लास से आते हैं, SC ST से आते हैं, उन सभी बच्चों को उठा करके लाते हैं, पढ़ाई लिखाई सभी खर्च उठाते हैं। क्लियर हो गया? तो क्या इसमें कितने लोग ऐसा काम कर रहे हैं? हम लोग तो भैया गरीब और गंदा बच्चा को देख रहे हैं, इन्फेक्शन हो जाएगा ना, ऐसे नहीं करो। लेकिन एक चीज हम मानते हैं कि बिहार के लोगों को कोरोना बड़ी कम हुआ था, पता है? जहां भी देखना गोलगप्पा भी के बगल में कचरा रहेगा, नली बहते रहेगा। उसके बाद ये सब जो जाता है आराम से 100% जो मसाला, तो खाली कोरोने जेबे करता है, टेस्टी टेस्टी। देयरफॉर बिहारी और इंडियन कोरोना से कम रहे, क्योंकि दिन भर में 1000 कोरोना को हम गेट इट। आगे बढ़ जाए।
बच्चा को समझ में आ गया काफ़ी। अब आते हैं आर्टिकल 19 पर, हम लपेटे में लेने वाले गुरुजी हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 19 कहता है हमारा, इसमें कहता है राइट टू फ्रीडम। देखो भैया, यहां से अब हम शुरू हो रहे हैं, स्वतंत्रता की लड़ाई करेंगे आज। और इसी में आर्टिकल 19 में यदि देखा जाए तो आर्टिकल 19 का 1 का ए याद रहेगा भैया। तो आर्टिकल 19 का 1 का ए होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्लियर? आपकी अपनी भावनाओं को रखने का, भाषण देने का पूरा अधिकार है, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। लेकिन ऐसा भाषण मत दे देना कि समाज में उथल पुथल मच जाए, ये भी याद रखना है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हमारा क्या हो जाता है, तो इस एक्सप्रेशन के माध्यम से इसमें हमारा मीडिया भी आ जाते हैं, इसमें हमारा प्रेस आ जाता है, यानी मीडिया की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, ये सारे आर्टिकल 19 का 1 का ए में आ जाता है, ठीक है। अब आर्टिकल 19 का 2 आप लोग भी लिखते चलेंगे। आर्टिकल 19 का 1 का बी, सब में इसी तरह चलेंगे। तो 19(1) का बी में आपका कहता है फ्रीडम टू असेंबल। फ्रीडम टू असेंबल, असेंबल का मतलब होता है हम सभी को किसी प्रकार के सभा करने का अधिकार दिए गए हैं। तो आप कह सकते हैं असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। ये भी याद करना है, विदाउट आर्म्स। ऐसा नहीं कि हथियार लहरा रहे हैं, हथियार लहराना समझते हो ना। तो एकदम शांतिपूर्वक आप किसी भी प्रकार का आप असेंबली कर सकते हैं, सभा बुला सकते हैं, आपको ये भारत की संविधान देता है। उसके बाद यदि देखा जाए तो आर्टिकल 19 का 1 का सी यदि देखा जाए तो यहाँ पर फ्रीडम कहता है आप एसोसिएशन बना सकते हैं। एसोसिएशन मतलब लोग अपने अपने एसोसिएशन बनाते हैं। जैसे आपने सुना होगा छात्रों का एबीवीपी होता है ना, छात्रों का ही क्या उसको कह सकते हैं, एनएसओ होता है, एनएसएसओ ऐसे कुछ होता है ना। अच्छा, एनएसयूआई यानी ये कांग्रेस की तरफ से हुआ, एबीवीपी बीजेपी के हुआ। तो ये सारे पार्टी, हाँ नहीं पता तो बता रहा हूँ, ये सब जितने भी हमारे यहाँ ये छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं ना, इसको कहा जाता है प्रेशर ग्रुप्स। पॉलिटी में पढ़ाएंगे हम, लेकिन अभी आप लोगों को नहीं पढ़ना है, सिविल में पढ़ना है। दीज ऑल आर प्रेशर, क्योंकि सभी का फंडिंग कौन करता है, कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी, इसको कोई ना कोई पीछे से सपोर्ट करने वाला रहता है। समझ में आया? तो ये सारे हमारे जो है, तो कहता है इसमें हमारा है क्या, फॉर्म फ्रीडम टू एसोसिएशन। और एक और क्वेश्चन आएगा, विजनरी कॉर्पोरेशन भी कह सकते हैं, टू फॉर्म एसोसिएशन। अब यहाँ पर एक चीज़ ये याद रखिएगा कि आप जो भी एसोसिएशन का गठन करेंगे, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ये करना है कि यह एसोसिएशन आपका जो होगा साहब, यह किसी भी प्रकार के देश के विरुद्ध गतिविधियाँ ना करे। समझ आया? आप किसी भी प्रकार के एसोसिएशन बने, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको बस इतना अंतर याद रखना है कि वो एसोसिएशन देश के अगेंस्ट न जाए, या कह सकते हैं देश की इंटीग्रिटी के अगेंस्ट न जाए। यदि जाता है तो आप कन्फर्म हो जाइए कि उस पर बैन लगाए जा सकते हैं। क्लियर हुआ? अगला है इसमें फ्रीडम टू मूवमेंट। फ्रीडम टू मूवमेंट इन इंडियन टेरिटरी। लेकिन यहाँ पर याद रखना, भारत में कहीं भी आपको आर्टिकल 1 का डी के तहत देश में आप कहीं भी चाहे जहाँ मन है वहाँ घूमिए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा प्रोहिबिशन है, आप पे प्रतिबंध है। वैसे क्षेत्र जो ट्राइबल एरिया आता है, ट्राइबल समझते हो, यानी आदिवासी एरिया समझ आती है, तो वैसे एरिया जो आपका ट्राइबल के एरिया है वहाँ पर आप पे प्रतिबंध रहेंगे। क्योंकि ट्राइबल एरिया का जो होता है, ट्राइबल लोगों का अपना लैंग्वेज अलग होता है, कल्चर अलग होता है, हमारे वाप में उनके रहन सहन भी अलग होते हैं, तो उनका हमें प्रोटेक्शन देना भी एक बहुत बड़ी अधिकार होता है। तो इसलिए इसमें भी कहा गया है कि फ्रीडम टू मूवमेंट इन इंडियन टेरिटरी, आपको जहाँ भारत में घूमना है घूम सकते हैं, टेरिटरी भी घूम सकते हैं। एक और यदि हम कह दें तो इस पर आप विदेश की भी यात्रा कर सकते हैं। लेकिन भारत में यदि देखा जाए तो बातों को याद रखना है कि आपको खास तौर पर जो शेड्यूल्ड एरिया है, उस शेड्यूल्ड एरिया में आपको घूमने का अधिकार नहीं है। उसके बाद आर्टिकल 19 का, 19 में भी क्वेश्चन है, हाँ 19 भी है, एफ हटा देगा जी, ठीक है। तो आपका ई में जो है, आई थिंक क्वेश्चन कुछ गलत हो रहा है ना, ठीक है। तो ये आर्टिकल 19 का 1 का ई जो है, ये आपका है फ्रीडम टू
फ्रीडम टू यू कैन से सेटल, या आप कह सकते हैं रेसिडेंट इन इंडियन टेरिटरी, यानी भारत के किसी भी क्षेत्रों में आप जहां चाहें वहां पर बस जाइए। लेकिन इसमें पहले एक प्रतिबंध था, वो प्रतिबंध आपको जम्मू कश्मीर के लिए था, ठीक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भारतीयों को जमीन लेने का अधिकार नहीं था। उतना ही नहीं, एक चीज़ और याद रखना है कि आर्टिकल 19 का 1 के ई के तहत भारत में आप कहीं भी बस सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर यहाँ पर एक मैटर आएगा कि जो आपका शेड्यूल एरिया है वहाँ पर आपको बसने का अधिकार नहीं है, जमीन लेने का अधिकार नहीं है। जैसे मणिपुर का भी आप सुन रहे हैं, नागालैंड के सुन रहे हैं, ये सारे क्या है, ट्राइबल एरिया है, तो वहाँ पर आपको ज़मीन नहीं मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पर परमिट सिस्टम लागू किया गया है। और एक चलते हैं, एफ तो हट गई है क्योंकि प्रॉपर्टी था, आर्टिकल 19 का 1 का जी पे आइए, ठीक है। फ्रीडम टू adopt any occupation and profession, आप किसी भी प्रकार का अपना व्यापार, अपना बिजनेस आप स्वीकार कर सकते हैं, चल सकते हैं। बस अंतर इतना ही याद रखना है कि आपका व्यापार और आपका जो भी सोर्स ऑफ इनकम है या जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं वह किसी तरह के संविधान के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही है? संविधान के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। जैसे आजकल बहुत सारे लोग किडनी के भी व्यापार कर रहे हैं, कॉर्निया भी बेच दे रहे हैं, पता चल रहा है कि मरा हुआ लाश को भी 5 दिन तक इलाज कर रहे हैं। ये सारे संविधान के खिलाफ है, सिंपल सी बात है। अब इसलिए हमें ऐसा बोल दिया कि आप लोग ने ऐसे घटना सुन रहे होंगे, ठीक है। तो आप ऐसा कोई बिजनेस नहीं कर सकते जो कि देश के अंदर वो मान्य नहीं है। क्लियर हो गई? तो इसी में आर्टिकल आगे 23 और 24 से पढ़ेंगे, जहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के भी मामला आता है, जहाँ पर महिलाओं को, बच्चों को क्रय विक्रय किया जाता है, सुना होगा, है ना। तो क्रय विक्रय पे भी हमारे यहाँ प्रतिबंध लगाए गए। तो इस तरह से आर्टिकल 19 जो है, पहले अर्लियर देखा जाए तो हमारे पास 7 अधिकार थे। देखो यहाँ पर एक हमारा एफ हट गया है ना, ई के बाद एफ नहीं है। तो एफ जो था हमारा प्रॉपर्टी से संबंधित था, उसे 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से हटा दी गई। क्लियर हुआ? तो ये आर्टिकल 19। अब आइए आर्टिकल 20 की ओर। तो देखिए आर्टिकल 20 जो है बहुत सिंपल सी है। आर्टिकल 20 में हर लोगों की यदि बात किया जाए तो देश के हर नागरिकों को प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, लिख लेंगे, फ्रीडम टू या फ्रीडम ऑफ प्रोटेक्शन इन कन्विक्शन और ऑफेंसेस। इसको थोड़ा लैंग्वेज से समझिएगा। यानी देश के हर नागरिकों को यह अधिकार दिए गए हैं कि उनको कोई कन्विक्ट करता है, कन्विक्ट का मतलब होता है दोषी ठहराना, ठीक है। तो मान के चलते सपोज दैट ये पुलिस है, ठीक है, और ये यहाँ छोटा कर देते मुजरिम है। पता चला कि हमारा बगल वाला के दुकान में चोरी हो गया, नेताजी के आदमी था, है ना, इससे दुश्मनी निकालना था, थोड़ा बहुत कोला कोली के लिए, भैंस गाय बांधने के लिए लड़ाई हो जाता था। शक्तिशाली होने के कारण पुलिस को कहा कि ये ही हमारा दुकान में चोरी किया है, घर में चोरी किया है। क्लियर हो गई? पुलिस क्या करती है, प्रेशर में आती है, पुलिस हैज बीन, इसको क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया। क्लियर हुआ? अब जैसे ही अरेस्ट हो गया तब ये पुलिस को ये अधिकार जो था, इन्होंने तो अरेस्ट कर लिया, अब यहाँ पर इसकी बातों को भी सुना जाएगा। बिना इसकी बात सुने हुए इसको 100% मुजरिम का नहीं करार दी जाएगी। क्लियर हुआ? यानी देश के हर नागरिकों को ये अधिकार है कि उसको ये प्रोटेक्शन यानी अपने आप को सुरक्षित होने का अधिकार है। और कौन चीज़ का? कन्विक्शन का। इसका जीता जागता एग्जाम्पल केवल भारतीयों को नहीं देंगे। याद होगा कसाब के नाम सुना होगा, सबने देखा था कि कसाब ने अपने हाथों से गोलियां चला रहा था, लोगों को मार रहा था ताज होटल में, ठीक है। फिर भी इसको लगभग 1.5 करोड़ को भारत ने इसको कबाब और हैदराबादी का होता है बिरयानी खिलाया गया, क्योंकि भारत की न्यायपालिका कहती है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। हम देख रहे हैं कि फलानवा ने चिलानवा को मारा, लेकिन कोर्ट में जाने का जब तक कोर्ट को महसूस नहीं हुआ कि हाँ ये रियल में ऐसा किया है, तब तक ये जिंदा रहेगा।
दिस इज इंडियन ट्रायल एंड कोर्ट। समझाया? तो इसका वीडियो सारे चीज इसके पास, एक गच्छ भी दिया पहले के दिन में, फिर भी इस पे ट्रायल 2 साल 2.5 साल तक चला। अच्छा, पूरा के पूरा कंप्लीट हो गया, यानी इसकी बातों को भी रखने के पूरा अधिकार थे। इसका जो अपना एक्सप्रेशन था, ओपिनियन था, ओपिनियन भी रखने के अधिकार थे। तो आर्टिकल 20 यही कहता है कि यदि आपको कोई कन्विक्ट बनाता है, कोई आपको दोषी ठहराता है, तो दोषी ठहराने से, किसी को कहने से दोषी आप नहीं हो जाइएगा। कोर्ट आपको अपनी बातों को रखने का पूरा अधिकार देगा। यदि आप अपने रखने में असमर्थ हैं, देन आफ्टर कोर्ट आपको एक वकील भी मुहैया कराएगा, सरकारी वकील, और उसके माध्यम से आप अपने ओपिनियन को रख सकते हैं। और देन आफ्टर कोर्ट विल आइडेंटिफाई एंड इवेलुएट दैट यू आर विक्टिम और नॉट, एंड द फाइनल डिसीजन विल बी मेड एंड वर्डिक्ट विल बी मेड। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब क्या हुआ? कन्विक्ट ऑफेंस के प्रोटेक्शन हमें सभी को आज़ादी है। ठीक है, तो चलते हैं, यहाँ इतना लिख लिए, इसको मिटा दें अब, कि फोटो क्लियर हो गया। अब आते हैं डायरेक्ट, अब आइए आर्टिकल 21 पे आइए। देखिए, आर्टिकल 21 को कहा जाता है राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी, और इसी को हम लोग कहते हैं फ्रीडम ऑफ प्रोटेक्शन, फ्रीडम ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ। यानी ये जीवन की हमें स्वतंत्रता देता है, ये हमें गोपनीयता की स्वतंत्रता देता है। ठीक है, और इस तरह से इसमें टोटल लगभग 88 अधिकार हैं। कुछ अधिकार बता देते हैं, और ये भी याद रखना कि आर्टिकल 21 ओनली, हम कह सकते हैं ओनली, नॉट टू इंडियंस, यह केवल भारतीयों को अधिकार नहीं है, बल्कि यह विदेशियों के लिए भी है, फॉरेनर्स के लिए भी है, ये भी समझना होगा। और साथ ही साथ हमारा एनिमल्स के भी अधिकार दिए गए हैं। समझ में आया? हम लोग कहीं भी किसी जानवर को लटका देते हैं, उचित नहीं है। इसका जीता जागता एग्जाम्पल समझाऊंगा। आपने सुना होगा कि तमिलनाडु में वो खेल होता है जिसका नाम है जल्लीकट्टू, सुने हैं? जल्लीकट्टू में क्या होता है, सांड को पूरा के पूरा कह सकते हैं एक्साइट कर दिया जाता है, और उसके बाद उस सांड को छोड़ा जाता है, और उसके पीछे एक बंदा दौड़ता है उसको पकड़ने के लिए, और उसको गला में पकड़ के खूब पटका पटके बने सांड को कंट्रोल करता है। तो भाई वो जानवर है, मूड खराब हो गया तो चढ़ जाएगा, तो अतड़ी पचौनी तुमरा भी निकाल देगा, उसके साथ भी हालात गड़बड़ होगी। तो किसी भी जानवर को भी भारत में जिस तरह से हम लोगों को अपने जीवन की स्वतंत्रता मिली है, उसी तरह हमारे देश में जानवरों को भी स्वतंत्रता मिली। यही कारण है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता था, उसका नाम था सोनपुर। अब देखते हो सोनपुर में कोई जानवर बिकते? क्योंकि हमारे यहाँ फॉरेस्ट, एनिमल फॉरेस्ट जो प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, इसके माध्यम से आप हाथी, एलिफेंट जो होता है, अब इसको आप पालन नहीं कर सकते, डोमेस्टिक एनिमल नहीं बना सकते। पहले आप लोग सर्कस में देखते थे कि बाघ के गोद में, बाघ के मुंह में वो लड़की सो जाती थी, है यार? गेंडा उड़ा देखते थे गांव घर में, बचपन में देखे थे, भालू आता था नाच नचाने। अब मिलता है, क्योंकि हम लोग जो देख लिया, अब तुम लोग को दिखने वाला नहीं है। अच्छा, तू देख लिया है, मतलब इस क्लास का सबसे बुजुर्ग लड़का है। आगे बढ़े, डोंट माइंड, एंजॉय करो, ठीक है? तो पहले गाँव में आता था, भालू के नाच होता था, है ना? उसके बाद बंदर बंदरियां भी आती थी। अब तो सब खैर ये जो आ गया है रील, उसमें सब अपने आप को बंदर बंदरियां हो ही गए हैं, अब इसकी कोई आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है? उसके बाद घोड़ा भी लोग पहले पालते थे, कोई घोड़ा से जाता था तो शान में होता था। अब ये सब दिखता है, क्योंकि अब घोड़ा बेच भी नहीं सकते। यदि है तुम्हारे यहाँ घोड़ा तो उसका बाल बच्चों को पालन पोषण घरे तक रखो, बेच नहीं सकता। समझ आ गया? तो ये सारे हमारा प्रोटेक्शन एक्ट आ गया है। तो मानव के साथ साथ हमें जानवरों को भी अधिकार दी गई है। इसी के साथ आप देखिएगा तो एक आपका महाराष्ट्र में एक गेम होता है जिसको कहा जाता है बुल्लो कार्ट, यानी बैलगाड़ी के दौड़, सुना है? महाराष्ट्र में होता है। तो इसमें क्या होता था कि बैलगाड़ी पर एक बंदा बैठ जाता था, खूब उसको स्पीड में मार मार के दौड़ाता था। अब पता चला कि बैलगाड़ी
बैल ही दूसरे रास्ता में चल जाए तो जो बैठ करके बहका रहा है वो कहाँ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जानवर के भी खतरा और मानव के भी खतरा। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कंट्रोल कर दिया कि नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते। क्लियर हो गई। तो इसलिए आप लोग भी ध्यान दीजिएगा कि जो चूहा को पकड़ कर आप लोग परेशान करते हैं, यदि उसकी चूहिया देख ली तो मामला संकीर्ण हो सकता है। यानी हमारे यहाँ मानव के साथ साथ जीव जंतु को भी जिंदा रहने का अधिकार है। क्लियर हुआ। तो अब चलते हैं। तो इतना क्लियर हो गई। अब इसमें कौन कौन अधिकार है, ये तो 2 अधिकार हो ही गया। अब इसमें अधिकार की बात करें, कुछ अधिकार बताते हैं। जैसे आपका सुनो सुनो सुनो, राइट टू मैरी, शादी करने का पूरा तुम्हें अधिकार है। पहले यहीं से शुरू करते हैं। जिनका भी 18 साल, अब 21 साल, जिनका भी 21 साल लड़की का हो गया तो लड़का से ऊपर भागना, तो वो अपनी मर्जी से, समझ गए, शादी कर सकता है। इसमें माता पिता भी कोई बाध्य नहीं बनेंगे, संविधान कहता है। और इसी का सबसे ज्यादा प्रयोग देश में हो रहा है। दूसरा अधिकार पे आते हैं। इसके तहत कह सकते हैं राइट अगेंस्ट फोन टैपिंग। आप किसी के फोन टैप नहीं कर सकते। अरे अभी वो समय नहीं था, इस सोच कर बनाया गया था कि आने वाला भविष्य कहाँ जाएगा। मोबाइल तो इसलिए बनाया गया था कि 2 आपस में बात करेंगे। ये इसलिए थोड़े मोबाइल बना था कि हर चीज मोबाइल से हम देखेंगे। अब शिक्षा बर्बाद हो गया मोबाइल के चक्कर में कि नहीं। तो मोबाइल इसलिए नहीं बना था, मोबाइल बना था एक सुविधा के लिए। आज इसका आप कमाई भी कुछ लोग कर रहे हैं, जो सकारात्मक कमा रहे हैं मोबाइल के माध्यम से, एंड्रॉयड के माध्यम से। दुनिया में आप देखो, आपका इंग्लैंड है जिन्होंने अपने स्कूल और कॉलेज में मोबाइल बंद कर दिया है। उसके बाद आप यहाँ देखिए, न्यूजीलैंड में देखिए, ये सारे देशों में मोबाइल प्रतिबंध है स्कूल में बच्चों का। और यहाँ पर देखो, माता पिता ही बच्चों को दे रहे हैं कि पढ़ना कम, दूसरा रास्ता अपनाना ज़्यादा। आगे बढ़ जाए, समझ गए होंगे, ज़्यादा हम कम बोलते हैं। तो इसके माध्यम से ये फ़ोन की प्राइवेसी बहुत खतरनाक प्राइवेसी है। इसमें ये भी है, एक पति एक पत्नी की मोबाइल जांच नहीं कर सकती है। ठीक है। तो एक पत्नी भी पति के मोबाइल जांच नहीं कर सकती कि कहाँ बात किया था। आगे बढ़ते हैं। तो आर्टिकल 21 हमारा इसके अलावे क्या क्या अधिकार देता है, और सुनो, इसके आर्टिकल 21 के तहत आपको इन्वायरमेंट का अधिकार मिलता है, शुद्ध हवा पानी जिसको कहते हैं। इसके तहत आपका एजुकेशन को अधिकार मिलता है, राइट टू एजुकेशन, यानी 6 से लेकर के 14 साल के बच्चों को फ्री ऑफ मुफ्त एजुकेशन। और इसके लिए भी मेंशन किया है आर्टिकल 21 का, ये कैपिटल में कर लेना। ठीक है। इसके तहत आप कहेंगे आपको ट्रेवल जो करना है, यानी मूव अब रोड, विदेश घूमना है चल जाइए, घूम के आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप एकदम स्वतंत्र हैं। आर्टिकल 21 के तहत आप कह सकते हैं कि आपको राइट टू फॉरगेट है, राइट टू फॉरगेट, भूलने का अधिकार है। राइट टू एलोन का अधिकार है, अकेले रहने का अधिकार है। तुमको मन है कि हमको कोई न डिस्टर्ब करे, हिमालय पहाड़ पे चल जाएं, उन्हें खेत के आरी पे बैठे रहें, नो वन कैन डिस्टर्ब। यदि कोई डिस्टर्ब कर रहा है तो आप एकदम स्वतंत्र हैं उसको जेल भेजने के लिए। ठीक है। हमें यदि अकेले जीने के अधिकार, हम अकेले जी सकते, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। समझ आ रहा है। अब तुम रूम में अकेले हो, 4 दोस्तों से कोई मतलब नहीं, रूम लगातार कोई पीट रहा है तो उसको कहो कि सुन, लास्ट है वार्निंग। ठीक है। आर्टिकल 21 कहता है राइट टू स्लीप। एकदम ये बढ़िया से समझना, बता रहे हम ही को डर लग रहा है कि ऐसा ने हमरे पे अप्लाई सब कर ले। तो आर्टिकल 21 सोने का पूरा अधिकार देता है। और कब मिला? नई अधिकार मिला बाबा रामदेव के द्वारा। पता है कि 2013 में घोटाला पे घोटाला खुला था। ओ क्या नाम था वो, अन्ना हजारे के आंदोलन हुआ था रामलीला मैदान में। और उस समय बाबा रामदेव रामलीला मैदान में अपने भक्तों के साथ कांग्रेस के विरोध कर रहे थे और रात में दिल्ली पुलिस कूद गई। शीला दीक्षित सीएम थी, अरेस्ट करने के लिए। अब अभी तक हमको पता नहीं लगा कि रामदेव बाबा का सलवार समीज दिया कौन इतना रात को, और सलवार समीज पहन के बाबा रामदेव गायब। ठीक है, नहीं पता है, अशोक सर से पढ़ोगे सब पता लग जाएगा। ठीक है।
बाबा रामदेव गायब, सबसे बड़ी कोई धोती पहने वाला आदमी सलवार समीज पहन के गायब। सवेरे बाबा रामदेव गए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हम अपने भक्तों के साथ शांति से सोए हुए थे श्रीमान, क्या हमें सोने का अधिकार नहीं है? सुप्रीम कोर्ट एकदम जम के सोइए। तो उस समय से हमें रात्रि के 10 PM से लेकर के सुबह के 6 AM तक पूरा सोने का अधिकार। इसका मतलब ये नहीं कि मम्मी 5 बजे जगह बेटा उठ ब्रह्म मुहूर्त है पढ़ेला चलिए थाना में, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। पढ़ने के लिए माता जी जगा रहे 6 के पहले तो जग जाओ। इसीलिए आपको पता है कि ट्रेन में 10 बजे के बाद गाना नहीं बजाना है, पता है? उसके बाद लाइट नहीं जलाना है, फोन पे ट्रेन में बात नहीं करना है, नहीं तो स्कॉट आएगा उठा के डाल देगा। ओ माय गॉड, भुनुर भुनुर भी नहीं करना है, जो सांस में चलता है ना, हाँ। तो ये हमारा है राइट टू स्लीप। बड़ा मजा आ रहा है सर, क्या टेक्निकल विषय था, ये तो खतरनाक विषय पढ़ा रहे हो। इसीलिए IAS जो बनते हैं ना वो एकदम मैच्योर्ड होते हैं, क्योंकि इतने कानून वो जानते हैं कि उसको कोई पंगा नहीं लेता। कहा जाता है ना कि IAS IPS से पंगा नहीं लेने का, क्योंकि पूरे के पूरे कानून वो जानता है, इसलिए उसे पंगा लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और उसको उस लायक हम ही आप बनाते हैं। हम टीचर है तो हम ही ना बनाएंगे, तो समझो कि उससे ज़्यादा हम जानते होंगे कहीं ना कहीं। आपको कम ही बता रहे क्योंकि आप सिविल की तैयारी कर नहीं रहे हो। आगे बढ़े तो तुम्हें जीने के अधिकार, सोने के अधिकार, मरने के अधिकार नहीं है। हाँ लिख देते हैं। अब ये मत कहना कि सर डिप्रेशन, तो नॉट लिख देता रे बाबा, नॉट राइट टू डाई, ये मरने का अधिकार नहीं है, सॉरी, ठीक है। आर्टिकल 21 मरने का अधिकार नहीं देता है। बाय द वे, तू कोई फांसी लगा रहा है, पकड़ा गया तो उठा के जेल में डाल दिया, हम मर गया तो ऑटोप्सी करके बॉडी दे दिया जाएगा, ठीक है। हाँ कोई ऐसी स्थिति है जैसे कोई मान लिया लाइफ सपोर्ट पे जी रहा है, तो उनके लिए ये अधिकार आई है। लेकिन बहुत जांच करने के बाद, जिसको पूरे समाज दुनिया से कोई मतलब नहीं है, बेचारा एकदम लाइफ सपोर्ट में बचल है, ICU में है, क्रिटिकल में है, तो उनके लिए एक अधिकार मिले हैं। और दुनिया में सबसे पहला देश जहां मरने का, जिसको मने वो मर सकता है बस हार्डली 32 सेकंड में, और उस देश का नाम है स्विट्जरलैंड। वो एकदम बहुत बढ़िया ताबूत बनाया है, टेक्निकल ताबूत, उसमें जाइए, सो जाइए, अंदर गेट बंद करके अपने ही बटन चाप देना है, 35 मिनट के बाद गेट खुलेगा, स्वाहा। तो जिनको लाइफ से उब गए हैं, सेकंड काफी है, 32 मिनट, सेल्फास खाने के बाद भी 32 मिनट नहीं लगता है। आगे चले 32 सेकंड, सॉरी, 1 मिनट के अंदर पार। ये हुआ राइट टू इन्वायरमेंट का अधिकार इसमें दिया है। भूलने के भी अधिकार है। अब इसका मतलब ये नहीं कि सर आप पूछ नहीं सकते, भूल गया हूं, ठीक है। इसके अलावा इसमें कौन कौन से अधिकार हैं भैया? इसमें आपका अधिकार है फ्रीडम टू फास्ट ट्रायल। ट्रायल समझ आता है? किसी भी केस की सुनवाई जल्दी होना चाहिए, देर क्यों हो रहा है, सारे के सारे अधिकार है। इसके माध्यम से आपको देश के किसी भी होटल में बैठ करके पानी पीने का अधिकार है। लेकिन ये नहीं उसके यहाँ जो मग में पानी रखा है वो पीने का, ये मत कहना कि हमको बोतलवा दो, ठीक है। 7 स्टार 5 स्टार में आपको यदि मान लिया जाए कि टॉयलेट लग गया, आपको कोई नहीं रोकेगा, जाइए यूटिलाइज करके आ जाइए, ठीक है। ये भारत के संविधान का आर्टिकल 21 कहता है कि आप कहीं भी रेस्टोरेंट, बड़े बड़े होटल, 5 स्टार 7 स्टार होटल, आप उसका टॉयलेट का इस्तेमाल करें, बिकॉज इट इज ए नेचुरल थिंग्स। क्लियर हो गया? तो ये सभी के सभी अधिकार आपको जो हैं वो आर्टिकल 21 में मिले। जल्दी से कर लो, अब ज़्यादा नहीं बताएंगे, नहीं तो अधिकार बतावे लगे तो भैया ख़त्म नहीं होगा ये आर्टिकल। जी सर, हाँ इसमें और अधिकार है, जोड़ोगे तो जोड़ते रहो। सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार, जैसे हम जा रहे हैं, अब हम भाई प्रकाश पंडित जी हैं ही, तो जानवे करें गांव घर में कुछ हो नहीं हुआ, शादियों विवाह में कोई लपटाए या न लपटाए, पंडित जी पक्का टारगेट होगा गीतिया में, ठीक है। तो आप किसी के जाति सूचक कास्ट बेस्ड वर्ड भी यूज नहीं कर सकते। क्लियर हुआ? आप जैसे नौकरी करोगे, आपके नीचे कोई प्यून रहेगा, अरे नहीं कह सकते,
उसका नाम बोलिए, संजय ना, संजय जी एक गिलास पानी दे दीजिए ना, दे दो भी नहीं कह सकते, पता है, आदेश भी नहीं दे सकते, दे दीजिए। वो अलग बात है कि लोग कुछ भी कहते हैं। ठीक है, चले आगे बात करते हैं। तो आर्टिकल 21 क्लियर। अब हम आते हैं आर्टिकल 22 पर। अच्छा पहले लिखो, जल्दी लिखो। हाँ सर, क्या बोले, जोर से बोलो। फांसी, फांसी देने का अधिकार, ये फांसी देने का अधिकार तो ऐसा नहीं है हमारे यहाँ। ट्रायल का मतलब क्या हुआ, जांच पड़ताल। फांसी का टाइमिंग, हमारे यहाँ लंबा ट्रायल होता है, और लंबा ट्रायल के बाद जब एहसास वजह से अभी हमारे भारत में कानून बना है, हमारे यहाँ पहले आईपीसी था और सीआरपीसी था, अब उसको हटा करके बीएनएस आया है, भारतीय न्याय संहिता। तो इसमें है कि यदि मान लिया जाए कि कोई गलत कार्यों में पाए जाते हैं, जैसे गैंग रेप की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे चीज़ों में यदि पाए जाते हैं उनके लिए प्रावधान है कि सीधे फांसी। बहुत सारे क्षेत्रों में फांसी की सज़ा लगभग माफ़ हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास उसका अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। तो यह एक ट्रायल का पार्ट है। ठीक है, चले आगे बात करते हैं। अब इसी में आर्टिकल 22 भी करते हैं, ये लिख लिया आपने, तो लिखेंगे आर्टिकल 22 हेडिंग में डाल दीजिए 22 में, प्रोटेक्शन ऑफ या राइट अगेंस्ट, ऐसे कर लेते हैं, राइट अगेंस्ट, राइट अगेंस्ट अरेस्टिंग और अरेस्टिंग और कर लीजिए, जिसे पुलिस क्या उसको कह सकते हैं, कस्टडी। जैसे मान के चलते हैं साहब कि कोई पुलिस जो है, दिस इज पुलिस, एक बंदा जो था ऐसे कर देते हैं, मुड़ी ऐसे कर देते हैं, ठीक है, एकदम सुतल है, स्लीप मोड में है, ठीक है, और ये पुलिस अचानक गया, 3 बजे भोर में बेचारा सुतल था, कहा कि चल अरेस्ट कर लिया, क्लियर हुआ, डिटेंड कर लिया, कह सकते हैं। तो वैसे परिस्थिति में यदि कोई भी पुलिस किसी को देश में अरेस्ट करता है, डिटेंड कर लेता है, कहीं भी, ऐसा नहीं कि सोया हुआ है, किसी भी हालात में, तो इस व्यक्ति को, इसके परिवार को यह अधिकार है कि पुलिस से पूछेगा ऑन व्हाट ग्राउंड, ऑन व्हाट ग्राउंड यू अरेस्टेड, आप हमें किस आधार पर अरेस्ट किए हैं, कारण बताइए। क्लियर हुआ, आप हमें अरेस्ट करने के लिए आए हैं, क्या आप वारंट लेके आए हैं? नहीं, तो अरेस्ट कर कैसे सकते हैं? हमने कौन सी गुनाह किया कि आप हमें अरेस्ट करने आए हैं? समझ आया? ये हमें पुलिस से पूछने का पूरा अधिकार है, और ये पुलिस को भी बताने का अधिकार है। बाय द वे हम 100% वांटेड हैं। वांटेड समझ में आती है ना? 8-10 गो थाना, 2-4 गो राज हमारे पीछे पड़ा हुआ है, समझ में आया? तो हो गया हम खतरनाक वांटेड। तो वैसे परिस्थिति में पुलिस हमें न भी बता सकता है, बहुत सेंसिटिव के मामला है, तो पुलिस के सामने चुनौती बनेगा कि जैसे ही हमको अरेस्ट किया, तो अरेस्ट करने के जो टाइमिंग होता है, तो अरेस्टिंग जो हमारा टाइम होगा, वो अरेस्टिंग टाइम से विद इन देखा जाए तो विद इन 24 आवर्स, 24 घंटा के अंदर पुलिस हमें प्रेजेंट करेगा, कहाँ? कोर्ट में, क्योंकि हमारे यहाँ न्याय देने का काम किसका है? कोर्ट का है। अब ये 24 घंटा में समझना होगा कि यदि डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का टाइम मेंशन नहीं होगा। इसमें याद रखना है कि यदि हॉलीडे का दिन आया, ये 24 घंटा में काउंट नहीं होंगे। जैसे कोई शनिवार के अरेस्ट हुआ तो एतवार नहीं काउंट होगा, सोमवार से 24 घंटा चलेगा। समझ में आया? 24 आवर्स, 24 घंटा के अंदर एनीवे ये पुलिस बाबू को, इस व्यक्ति को कोर्ट में हाजिर करना होगा। कैसे? सशरीर, यानी विथ बॉडी। ऐसा नहीं कि उसको थाना के लॉकर में डाल दिया,
सर हमें को क्या अरेस्ट किए हैं, नहीं, इसको ले करके सामने प्रेजेंट कराइए कि दिस पर्सन हैज बीन अरेस्टेड या डिटेन्ड ऑन जो भी ग्राउंड है वहाँ बताइए। उसके बाद कोर्ट जो होगा इस व्यक्ति को उसका स्टडी करेगा, जो केस चार्ज लगे हैं उस आधार पर इसको जेल देगा, या यदि लगता है कि नहीं पुलिस ने गलती तरह से किया है तो एक्सोनरेट करेगा, यानी कहेगा छोड़ो गलत आदमी को पकड़ लिए हो। समझ में आ गया? तो यह अधिकार कौन से आर्टिकल देता है? कितना मजेदार है संविधान, पॉलिटी। तो लैंग्वेज में कर दे, इतना काफी है, समझ में आ गया? ये इतने से समझ में आ गया होगा, है ना? चलिए, आप लोग बहुत समझदार हैं, आगे बढ़े। तो आर्टिकल हम 23 और 24 की बात करेंगे। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, आर्टिकल में लिखिएगा 22 में, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, अरेस्ट एंड डिटेंशन। हाँ 22 में, अब 3 आते हैं, अरेस्ट एंड डिटेंशन हो गया। अब आइए आर्टिकल 23, देखिए आर्टिकल 23 ना, आर्टिकल 23 क्या कहता है? आर्टिकल 23 आपको कहता है कि देश के किसी भी नागरिकों को, यानी कहेंगे आर्टिकल 23-24 में हमने कल आपको बताया था, वो पहले कर लेंगे। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, नहीं था ना? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, और इसमें 2 ही हमारे आर्टिकल हैं, 23 और 24। तो आर्टिकल 23 में है कि जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ठीक है, यानी आप किसी भी प्रकार का ह्यूमन का जो बॉडी होता है, ह्यूमन बॉडी का यदि आप व्यापार करते हैं, अब समझ में आया? तो यह हमारा इलीगल है। क्लियर हुआ? आप पनिशेबल ऑफेंस के भागी बनेंगे। आप किसी भी प्रकार का ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते हैं। और ज़्यादातर ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता किसका है? तो इसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिला है वीमेन, महिलाएं होते हैं, या बच्चे होते हैं, चिल्ड्रेन होते हैं, बेबीज होते हैं। आए दिन सुनते होंगे कि हॉस्पिटल से बच्चा गायब, रेलवे स्टेशन से। इसीलिए 3 दिन पहले आपने सुना होगा सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है। क्या है आदेश? रेलवे स्टेशन और हॉस्पिटल से में एक भी कुत्ता नहीं रहना चाहिए। सभी कुत्ता को स्टेशन और हॉस्पिटल से हटाया जाए। क्यों? क्योंकि जैसे ही सन्नाटा देखता है तो कितने बार बच्चा को उठा के गायब कर गया है, पता है? तो ऐसे हालात में अभी सुप्रीम कोर्ट सख्त है। परसों इन्होंने अपना वर्डिक्ट दिया है, फैसला दिया है सभी राज्य को, सभी पुलिस प्रशासन को, कि रेलवे स्टेशन और हॉस्पिटल से कुत्ता को जितना जल्द हो उठा के दूर किया जाए। अब बात सही है, आप लोग रेलवे स्टेशन पे रात में रुके होंगे तो देखे होंगे, ठीक है? अब ठंडा के दिन है, पता लगा तुम कंबल ओढ़ के सूतो, तुम्हारे ऊपर वो सो जाएगा, ठीक है? तो रेबीज का समस्या हो जाएगा, तो ये भी समस्या है। तो ये आर्टिकल 23 कहता है कंप्लीटली हमें अवॉइड है, इलीगल माना है। आर्टिकल 24 कहता है साहब कि जैसे वैसे बच्चे बिलो, समझते हैं, बिलो 18 ईयर्स चिल्ड्रेन, जो भी 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, नॉट अलाउड टू एम्प्लॉय इन द हैजार्डस वर्क, यानी किसी भी प्रकार के जो खतरनाक काम होती है, कंपनी, फैक्ट्री आदि, ये सभी में कोई भी 18 साल से कम उम्र के यदि कोई बच्चा है तो उनको काम नहीं। लेकिन देखिएगा तो 18 कम यूज होता है, 14 साल से नीचे यहाँ पर लिखेगा, ठीक है? बिलो 14 ईयर, जो 18 साल तक हम मानते हैं कि वह एक हमारा माइनर है। क्योंकि भारत के संविधान में 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री में एजुकेशन की बात की गई है। क्लियर हो गया? और यही कारण है कि आर्टिकल 24 कहता है कि वैसे बच्चे जो 14 साल 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं
उनको आप किसी भी प्रकार के जो खतरनाक काम होते हैं उनमें आप उनको एम्प्लॉय नहीं कर सकते। इसका जीता जागता एग्जाम्पल पटना में आप लोग हैं, मेट्रो प्रोजेक्ट चल रहा है। देखिएगा मेट्रो प्रोजेक्ट के बाहर एगो गेट पर जहाँ उसका मेन जहाँ से लोग एंट्री मारता है उनके कर्मचारीगण, तो वहाँ एगो देखिएगा बोर्ड पे लिखा हुआ होगा कि 14 वर्ष से कम उम्र के लोगों को यहाँ रोजगार पर प्रतिबंध है या रोजगार नहीं दी जाती है। क्लियर हुआ? क्योंकि हमारा देश का संविधान कहता है, क्योंकि यदि बच्चे ऐसे काम करने लगे तो उनका मानसिक यानी कह सकते हैं कि उनका जो मेंटल डेवलपमेंट होता है, सोशल डेवलपमेंट और लिटरेसी का जो पार्ट होता है वो कहीं ना कहीं प्रतिबंधित हो जाते हैं, रुक जाते हैं। तो यही कारण है कि इसको रोका गया है। यहाँ भी क्लियर हो गया। अब आते हैं आर्टिकल, डायरेक्ट हम राइट टू रिलीजियस में लिखवा देंगे, पहले समझा देता हूँ। तो आपसे यदि पूछा जाए केवल कि मानव बॉडी का व्यापार आप पे प्रतिबंधित है, कौन से आर्टिकल में? तो 23। और यदि कहा जाए कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम पर नहीं लगाना है तो कौन सा आर्टिकल? अब इसका मतलब ये नहीं कि घर में मम्मी कहे कि थोड़ा रोटी बना देते हैं, 14 साल से कम उम्र नहीं बनाएंगे। हम वर्ड वहां लिखे हैजार्डस वर्क, सब्जी काटना और रोटी बनाना बहुत खतरनाक काम नहीं है। अभी अंगुली कट रहा है, एक दिन तू काट के दोगे, चले। समझ गया होगा क्यों हम इनडायरेक्टली सब बोलते हैं। हाँ भैया लिख लिया आपने? बड़ा अच्छी बात है भाई, बहुत फास्ट आप लोग लिख रहे हो। हाँ जी, देखिए बस ये नियम है, कानून है। नियम कानून को इम्प्लीमेंट हमारी सरकार करती है और उसको देख रेख हमारी पुलिस करती है। हमारे देश में पुलिस दरोगा ही होटल में जाते हैं, अरे पानी लाओ, छोटे छोटे बच्चों को, समझ में आया? कानून है, वो लोग करते भी हैं, लोग न भी करते हैं। तो वही तो बता रहा हूँ कि ये यदि प्रकाश में यानी लाइट में आया सरकार का, तब तो सरकार उस पर काम करेगी। यदि नहीं आया तो सब स्वतंत्र है, गांव घरों में सब काम हो रहा है। तो इसके अंतर्गत ये भी कहेंगे आर्टिकल 23 के अंतर्गत कि आपका सेलिंग और बाइंग ऑफ ह्यूमन बॉडी, इसको अपने भाषा में कहेंगे ह्यूमन बॉडी कंप्लीटेड प्रोहिबिटेड हमारे देश में। और इसीलिए देश में बहुत बार प्रश्न भी उठे, जैसे लालू जी से रिलेटेड यदि देखा जाए तो सिंगापुर में इन्होंने ट्रांसप्लांट कराए हैं ना, हमारे भारत में प्रतिबंध है, नहीं करा सकते। तो उस पर भी बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि वो सिंगापुर में कराए। अब वो कराए तो उनकी बेटी रोहिणी ने दी है और देने के ठीक 10 मिनट के बाद ही उसका लाइव फोटो आया, क्योंकि देने के बाद 1 साल तक उनको किसी भी प्रकार का दौड़ धूप ये सब पे काम नहीं करना होता है, बहुत उनको रेस्ट लेने की ज़रूरत होती है। और उसके बाद देखेंगे 1 महीना के बाद छपरा में चुनाव जो था संसद का आ गई थी, प्रोजेक्ट कर रही थी। तो आपको क्या लगता है कि खुद दिया हुआ है? सिंगापुर में भारत के मीडिया नहीं पहुंचा? क्या नहीं लगता है कि किसी गरीब का व्यक्ति का होगा? जो भारत में होता तो प्रतिबंध, हाँ भारत में भी नियम है, अपना परिवार दे सकता है, किसी और का आप नहीं ले सकते क्योंकि खरीद और फरोख्त हो जाएगा। अपना परिवार यदि देता है हो सकता है, तो भारत में हो सकता था, वहीं हुआ, कोई नहीं देखा। समझ में आ गया होगा आप लोग को? यदि आप समझदार है तो मैं जो कहना चाह रहा हूं समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो ये हमारे यहाँ हालात है, क्लियर हो गए? तो ये सारे हमारे यहाँ जो कानून नियम होते हैं छोटे लोगों के लिए होते हैं, बड़ों लोगों के लिए नहीं होता। आगे बढ़ जाए। यस, नाउ यू आर समझदार बच्चा। अब आते हैं डायरेक्ट राइट ऑफ रिलीजियस कर सकते हैं, रिलीजियस राइट्स ही कर ले डायरेक्ट। 25 से लेकर के 28 तक, 25 से 28 तक, अब सुन लीजिएगा। रिलीजियस राइट्स यानी धार्मिक अधिकार हमें है। अभी पहले सुन लीजिए, लैंग्वेज लिखवाऊंगा। रिलीजियस राइट्स क्या है?
देश के हर नागरिकों को, ठीक है, आप जिस धर्म को मानते हैं, जिस भगवान को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, क्राइस्ट को मानते हैं, जिनको मानते हैं, जिनमें आपको ट्रस्ट है, भरोसा है, आप स्वतंत्र हैं। यानी एनी वन ऑफ इंडियन, जो भी हमारे भारतीय हैं, वो सभी भारतीयों को ये अधिकार दी गई है कि आपको जिसमें फेथ है, जिसमें आपका बिलीफ है और जिसमें भी आपका ट्रस्ट है, आप उनको मानिए। दूसरा, आप रिलीजन की यदि बात करते हैं साहब, तो आपको जिस धर्म में आस्था है, ये सभी जिस धर्म से आपको जुड़ता है, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, आप उसी धर्म को मानिए। आपको गॉड मानना है, आपको अल्लाह को मानना है, आप गुरु नानक को मानते हैं, आप बुद्ध को मानते हैं, जिनको मानते हैं, कोई रोकने वाला है। हो सकता है कि घर में गणेश जी की आप पूजा करें और बाहर जाइए तो आप मस्जिद में चल जाइए, कोई रोक नहीं, आप दोनों फॉलो कर सकते हैं। घर में भी आप मस्जिद बना सकते हैं, मंदिर बना सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये सारे भारत के संविधान आर्टिकल 25 से 28 जो है हमें धार्मिक अधिकार दिए गए हैं। किसी के धार्मिक गतिविधियों पर हम प्रतिबंध नहीं लगा सकते। जो जिस धर्म से आते हैं वे अपने धर्म के अनुसार अपने गतिविधियों को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अब इसमें एक चीज तो यह स्पष्ट कर दिया गया है संविधान, आप जिस धर्म से आते हैं उस धर्म को प्रचार करिए, लेकिन ऐसा नहीं कि उस धर्म के प्रचार करने में किसी को आप एल्योर कीजिए, यानी लुभावना काम कीजिए, लोभ दीजिए और लोभ दे करके आप धर्मांतरण कराइए। यदि आप किसी को धर्मांतरण करा रहे हैं, धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, अब धर्म परिवर्तन दो तरह से हो सकता है, फोर्सली भी, डरा के धमका के कि नहीं मानेगा तो काट देंगे, या हो सकता है लोभ देकर, जैसे क्रिश्चियनिटी, ईसाईकरण, ये लोभ से होता है, सबसे ज़्यादा लोभ से होता है। गरीबों को हर तरह से फिनेंशियल ऐड कर देना, शिक्षा दे देना, इतने मदद कर देना, और खास तौर पे जितने भी डिप्राइव्ड क्लास, खास तौर पे यदि हम ट्राइबल की बात करें, सबसे ज़्यादा वो कहाँ जा रहे हैं? क्रिश्चियन की ओर जा रहे हैं। ठीक है, तो आप किसी भी धर्म के जो अनुयायी हैं, आप यदि वो अपने स्वेच्छा से, स्वेच्छा समझ आ रहा है, उसको लगता है कि नहीं इस धर्म में हम बहुत दिन रह गए, कुछ ऐसा नहीं चलते उस धर्म में, कोई दिक्कत नहीं, वो अपना स्वेच्छा से यदि वो धर्म को स्वीकार कर रहा है तो संविधान उसकी मान्यता देती है। लेकिन यदि फोर्सली या किसी प्रकार के ग्रिड के आधार पर यदि आप धर्मांतरण करा रहे हैं तो धर्मांतरण कराने वाला उस संविधान का एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं, दुश्मन माना जाएगा और उसके अगेंस्ट चार्ज किए जाएंगे। मैंने क्लियर होगा? कोई दिक्कत? तो ऐसे जिस धर्म से आप आते हैं आपको एकदम पूरा स्वतंत्रता है, ट्रस्ट जिसमें है उसमें चले जाइए, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। लेकिन इतना ध्यान देना है कि आप किसी को बता सकते हैं, आप अपने भगवान के बारे में बताइए, अल्लाह के बारे में समझाइए, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह के बारे में बताइए। सामने वाला यदि प्रेरित है, वो खुद आता है कि नहीं इस धर्म में आते हैं तो ठीक है, लेकिन उसको अब ऐसा नहीं कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा कुछ आपको कहने का अधिकार नहीं है। यदि करते हैं तो आप गलत करते हैं, वो आप पर पनिशमेंट लगेगा, ऑफेंसेस लगेगा। इज इट क्लियर? तो लिखा जाए डायरेक्ट 25 से 28 में आते हैं तो डायरेक्ट लिखिएगा, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, पहले हेडिंग डाल दीजिएगा, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 इक्वल टू लिखिएगा, अब 25 में लिखेंगे, 25 में फ्रीडम ऑफ कंसर्न्स। फ्रीडम ऑफ कंसर्न्स माने हम सचेत की अवस्था में कर रहे हैं, CONCI, कॉन्सेंस, CONSCIENCE, एंड फ्री प्रोफेशन, फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस, या कॉन्साइंस पढ़ते हो आप लोग? हाँ, कॉन्सियस, ठीक है, कंसर्न्स एंड फ्री प्रोफेशन, and free profession, comma, practice and propagation of religion, practice and propagation of religion। आर्टिकल 26 लिखिएगा, provides rights to every religion
या रिलीजियस ग्रुप प्रोवाइड्स, आर्टिकल 26 में प्रोवाइड्स राइट्स टू एवरी रिलीजियस ग्रुप और ग्रुप्स और denominations आर्टिकल 27 अब एक ही यहां पर क्लियर करता हूं तब लिखिएगा। आर्टिकल 27 क्या कहता है सुनिए। जैसे मान लिया जाए कोई भी क्या कह सकते, जैसे मान के चलते हैं अभी आपका दिवाली हुआ था और इस दिवाली में हमने लक्ष्मी पूजा किया। अब ये जो लक्ष्मी पूजा हुआ, जैसे स्टूडेंट लोग सरस्वती पूजा करते हैं, अब ये सभी जो हम लोग करते हैं तो चंदा होता है, कुछ लोग जो होते हैं डोनेशन देते हैं। तो इसमें भी है आर्टिकल 27 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति यदि अपनी स्वेच्छा से आपको टैक्स दे रहा है, डोनेट कर रहा है, सही है, उसे फोर्सली आप नहीं कर सकते। दूसरी बात, आर्टिकल 27 ये भी कहता है कि देश के नागरिकों को धर्म के नाम पर हम टैक्स नहीं ले सकते। धर्म के नाम पर हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते, तुम्हें देना ही पड़ेगा। उसको जितना मर्जी होगा, मर्जी हुआ तो डोनेट करेगा, मर्जी नहीं रहेगा तो डोनेट नहीं करेगा, उसको आप कंपेल्ड नहीं कर सकते। अब बच्चे को देखा जाता है सरस्वती पूजा में, ज़्यादातर मैंने भी देखा है, क्योंकि मेरी भी गाड़ी बहुत बार रोकाई गई है। एनएच और स्टेट हाईवे पर बांस लगा देगा, बड़े बड़े बांस लेकर के भी आएगा और सरस्वती पूजा का चंदा काटेगा। ठीक है, क्या यह सही है या गलत है? हम बता रहे गलत, तू कह रहे हो सही है। कौन बोला सही है? तो आर्टिकल 27 लिखे नहीं, बचपन में सबने किया है। ठीक है, ऐसा नहीं कहो कि नहीं किया है। तो लिखेंगे आर्टिकल 27 में लेज डाउन lays down that no person shall be compelled to no मतलब कोई नहीं, no person shall be compelled to pay any taxes for the promotion or maintenance of any particular religion or religious denomination हो गया। आर्टिकल 28 क्या कहता है सुन लो, उसको भी एक लैंग्वेज लाइन में लिखवा दूंगा। आर्टिकल 28 कहता है कि आप किसी को, जैसे आप हिंदू धर्म से आते हैं, संडे की छुट्टी होती है, संडे को उसको मन है तो मंदिर जाएगा, पूजा करेगा, नहीं मन है तो जम के सोएगा, कोई उसको अटेंड करने के लिए बाध्य नहीं करेगा। यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मानता हो और उस धर्म से मानता है, उस धर्म के यदि वो रिचुअल को पालन नहीं करता है, जैसे मान के हम चलते कि कोई इस्लाम धर्म को मानता है, मैं ही मानता हूं, तो कुछ करे या ना करे, शुक्रवार को जो 1 बजे होता है प्रेयर, जुम्मा का नमाज, उसमें सबको जाना बहुत जरूरी होती है, लगभग चले जाते हैं। लेकिन कोई ऐसा है जो कहता है कि कोई बात नहीं, हम नहीं जाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि अब हमें घर वाले दबाव डालेंगे, चलना ही पड़ेगा, अटेंड करना ही पड़ेगा।
हमारा देश का संविधान कहता है उनका स्वेच्छा, मन है तो जाएंगे, नहीं मन है तो नहीं जाएंगे, उनकी मर्जी, आप उनको कंपेल्ड नहीं कर सकते। क्लियर हुआ? तो लिखेंगे आर्टिकल 28 फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग religious instructions, attending religious instruction। जैसे आप लोग कभी कोई कहा है, लड़की लोग तो हमें लगता है कि आंदोलन करना चाहिए, जितना भी पर्व है सब भाइयों के लिए है, पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए कोई पर्व सुने हो आज तक? तीज पति के लिए, भाई दूज भाई के लिए, रक्षाबंधन भाई बहन के लिए। कोई ऐसा पर्व है जिसमें बेटी के लिए हो या कोई पुरुष अपने पत्नी के लिए फास्टिंग किया हो? है एक आध वो? हाँ, अब आपको राखी बांधना है। अब कोई भाई कहे कि बिना खाए पिए राखी बांधो, तो कहो कि आर्टिकल 28 हमें अधिकार देता है कि हम खा पी करके बांधें। क्या फर्क पड़ता है? हाँ, तुम्हारे पास ये बहुत अच्छा अधिकार है कि शादी विवाह होने के बाद भी, मान लो पिताजी ने, भाई ने 80 करोड़ रुपया खर्च कर तुम्हारी शादी कर दी है, उसके बाद भी तुम जब चाहो तब बाबूजी के हिस्सा पे धावा बोल सकते हो। लेकिन बड़ा दुख की बात है कि यदि बाबूजी के नाम पे कर्जा है तो बेटा ही भरेगा, बेटी नहीं। यह राइट टू इक्वालिटी का हनन है। और गलती से कोई भाई कहे, शादी हो जाए, ससुराल में हो, कि समय नहीं है राखी बंधाने के लिए, तो उसको बोलो कि बेटा याद है ना। हाँ, मैंने वो डर से राखी बंधाने आएगा, क्योंकि उसको ये पता होनी चाहिए कि जो लेन देन करना था करके तो शादी भी कर ली, उसके बावजूद जो बचा हुआ है उसमें भी 50 के भी हकदार ये है। तो डर से, इसलिए भाइयों जरूर राखी बंधाने जाए, नहीं तो खड़ूस बहन मिल गई तो याद करा देगी। अब आजा आर्टिकल 29 और 30, देख रहे हो ना कितने बढ़िया अधिकार है। इसलिए डराना भी है, डरना नहीं है। क्लास ही है, पॉलिटी राइट्स का इंपावर्ड करती है। आपकी अधिकार को अभी तक वंचित किया गया था, आप लोग अपलिफ्ट हो गए हैं। आइए आगे, आर्टिकल 29 एंड 30 पे आइए। इसमें क्या है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। अब इसको हम समझाएंगे, तब आगे बढ़िएगा। आर्टिकल 29 और 30 में हमारा अधिकार है कि हम देश के हर नागरिक को, खासतौर पे हमने लास्ट क्लास में बताया था कि यह हमारा दोनों का दोनों जो है माइनॉरिटी के लिए दिया गया है। क्लियर हुआ? तो वैसे माइनॉरिटीज तो हर, जैसे आर्टिकल 29 की बात करें तो ए प्रोटेक्शन ऑफ द कल्चर ऑफ माइनॉरिटी, जो भी माइनॉरिटी का कल्चर है इसे पूरे के पूरे प्रोटेक्ट करने के अधिकार देता है, जो भी उनका कल्चर हो सकता है। आर्टिकल 30 की बात किया जाए तो उन्हें एजुकेशनल राइट्स दिए गए हैं, माइनॉरिटी को ही। एजुकेशनल राइट्स किसको दिए गए हैं? माइनॉरिटी को। अब जैसे मान लिया जाए माइनॉरिटी का क्या है एजुकेशनल राइट, जैसे यदि माइनॉरिटी अपना एक रिलीजियस एजुकेशन को देना चाहे, धार्मिक, क्योंकि भारत में हम किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते, पता है? मदरसा और गुरुकुल अलग है, उस पर मैं बात करूंगा, उसी पे मैं बात करने वाला हूं। तो जैसे आपने जिस स्कूल और कॉलेज से पढ़ के आए, क्या वहां रामायण, गीता और कुरान का शिक्षा दिया गया था? नहीं दिया गया, क्योंकि भारत के संविधान ने स्पष्ट किया है कि हम स्कूल, यानी जो हमारा एकेडमी होती है, उसके अंतर्गत हम किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक शिक्षा नहीं देंगे। यहां तक कि पहले आप लोग को याद होगा, छोटे बचपन में देखे होंगे सरकारी स्कूल में सरस्वती पूजा होती थी। अब देखते हैं क्या बंद हो गया है? कब से बंद हुआ है? इधर देखिएगा, 2012-13 से। ठीक है, क्योंकि भारत का एक सेकुलर कंट्री है, सभी धर्मों को हमें ध्यान रखना होता है, और स्कूल में सभी धर्म के बच्चे हैं, इसलिए सरस्वती पूजा अमान्य हो गया। क्योंकि हिंदू मूर्ति पूजा करता है, इस्लाम मूर्ति पूजा को भंजक मानता है। क्लियर हुआ? तो दोनों एक कंट्रास्ट कहीं ना कहीं आ जाती है, इसको लेकर के भी एक चुनौती मान गई।
अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, जैसे आपने कहा कि मदरसा, तो जैसे रिलीजियस जो एजुकेशन होता है, ये माइनॉरिटी को कहा गया कि आप रिलीजियस एजुकेशन को आप प्रोग्रेस कर सकते हैं, लेकिन आप अपने संस्था के माध्यम से, जैसे हमने मदरसा की बात किया, ठीक है, तो जैसे इनकी जो मदरसा होती है, ये मदरसा में ये अपने धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। तो यहाँ पर कुरान हुआ, हदीस हुआ, इसकी शिक्षा दी जाती है। हिंदुओं को यदि देखा जाए तो गुरुकुल के नाम सुना है, सुना है गुरुकुल? तो हम गुरुकुल हमारी एक संस्था है, उसके माध्यम से हम धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, गीता महाभारत रामायण की शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन राजकीय मध्य विद्यालय में नहीं दे सकते। प्राथमिक जो सरकार के फंडेड जो हैं, ऐसे समझ में आ रही है, सरकार के जो फंडेड हैं उसमें हम नहीं दे सकते। लेकिन आजकल इसके साथ मदरसा पे प्रश्न काफ़ी बहुत सारे राज्यों में उठ गए हैं कि राज्य के फंड के आधार पर भी यहाँ पर चलाई जा रही है। क्लियर हो गई? तो ये दोनों अधिकार एक तरह से, उतना ही नहीं, राइट टू एजुकेशन जो हमारा 2009 में आया, 10 से इम्प्लीमेंट हुआ, इसमें है कि जो भी प्राइवेट स्कूल होते हैं, बड़े बड़े जो प्राइवेट स्कूल दिख रहा है, ये सभी प्राइवेट स्कूल में आपका 30% सीट जो होगा रिजर्व रहेगा। किसके लिए? एसी एसटी बच्चों के लिए, डिप्राइव्ड के लिए। यह कानून मदरसा में लागू नहीं होता है। यह कानून हमारे यहाँ माइनॉरिटी स्कूलों में लागू नहीं होता। जैसे माइनॉरिटी के भी बहुत सारे स्कूल चल रहे हैं, गया से कोई होंगे तो देखोगे शताब्दी पब्लिक स्कूल एक है रेलवे लाइन के किनारे, ठीक है। इधर आप देख जाएंगे आलमगंज के पहले एक हीरा करके कौन तो है स्कूल है, ठीक है। तो माइनॉरिटी स्कूल में हमारा राइट टू एजुकेशन जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होता। क्लियर हुआ? तो यहाँ आज हम लोग 30 कर लिए, कल आपका फंडामेंटल समाप्त होगा, क्योंकि कल हम 5 गो रिट्स बताएंगे और कल आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे कि आप ऑफिसर बनने के बाद, नौकरी होने के बाद आपको कितना सजग रहना है, क्योंकि जो भी कानून का ज्ञाता होगा वो आपके साथ आर्टिकल 32 पर खेलेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कल हम अधिकार आपको बताएंगे और आपको सतर्क रहने की भी बात करेंगे। तो आर्टिकल 32 पे कल चर्चा करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।